सुप्रभात। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के एक खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन। और जिस तरीके से इस कार्यक्रम के ज़रिए हर बार हम एक नए विषय पर चर्चा करते हैं, आज भी करेंगे। लेकिन आज अगर हम बात करें तो मौसम खुशनुमा हुआ है और लगातार जो सर्दी है वो तेज़ी के साथ बढ़ रही है। तो ऐसे में आपको अपना ख्याल भी रखना है, कुछ सावधानियाँ भी बरतनी है और मौसम का आनंद भी लेना है, क्योंकि गुलाबी ठंडक का इंतज़ार सबको था। ठंड देर से ज़रूर आई, लेकिन अब जो है सितम भी सर्दी का देखने को मिल रहा है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आज बात करेंगे आज की तिथि क्या है, क्या तिथि कुछ कहती है आज, और तारीख क्या है उसकी आज बात करेंगे। और आज की तिथि की अगर हम बात करें तो विक्रम संवत 2080 पौष कृष्ण पक्ष नवमी तिथि है, दिन शुक्रवार है और दिनांक है 5 जनवरी 2024। तो ये आज की हमने तिथि की बात की और 5 जनवरी हो चुकी है और नए साल का आगाज़ भी हो चुका है और गुलाबी ठंडक भी जो है देखने को वातावरण में मिल रही है। तो थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होगी, जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे और बेहतर खान पान का ध्यान भी रखना होगा। तो अब कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और आज का इतिहास क्या कहता है, 5 जनवरी को क्या कुछ खास घटा था, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। और आज के इतिहास की अगर हम बात करें तो 1671 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों से सलहर क्षेत्र को अपने कब्जे में किया था। एक बड़ी जीत छत्रपति महाराज ने जो है आज के ही दिन मुगलों का जो साम्राज्य था, उसके कब्जे वाला इलाका था, उसको अपने कब्जे में किया था। इसके अलावा 1993 की अगर हम बात करें तो योग गुरु और आध्यात्मिक गुरु परमहंस योगानंद का उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आज ही के दिन जन्म हुआ था। इसके अलावा 1971 की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट इतिहास का पहला सीमित ओवर का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था और ये मैच जो है 40 ओवरों का था। इसके अलावा 2009 की अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की आज ही के दिन शपथ ली थी। और 2014 ये भी 2014 आज ही के दिन भारतीय संचार उपग्रह जीसैट 14 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया था। जीसैट में 14 में भारत में निर्मित क्रियोनोजेनिक इंजन का इस्तेमाल हुआ था। तो आज का दिन इतिहास के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसरो की सफलता का दिन भी जो है आज के दिन को माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे कार्यक्रम में हम कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं शुभ विचार के साथ, तो आज का शुभ विचार क्या कुछ कहता है उस पर भी एक नज़र डालें। और शुभ विचार की अगर हम बात करें तो नसीहत वो सच्चाई है जिसे हम ध्यान से नहीं सुनते हैं और तारीफ वो धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। तो नसीहत पर ध्यान रखना है दर्शकों। नसीहत अगर कोई दे रहा है तो हमारा शुभचिंतक है, बुरा ज़रूर लगता है लेकिन उसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना और सफल होना है तो अपनों की बात नाराज़गी में ही भले ही लेकिन हमारे भले के लिए होती है, तो उस पर हमें गौर करना चाहिए, तभी जाकर हम जीवन में सफल हो सकते हैं। और एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है दर्शकों। और आज कार्यक्रम में हम दो महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने वाले हैं। एक हमारा विषय होगा जीएसटी को कैसे समझें, दूसरा हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उससे आजीविका की, कि किस तरीके से कैरियर आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बदलाव किए गए हैं उस पर बना सकते हैं। तो इन दो महत्वपूर्ण विषयों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं और दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ सिम्मी जैन मैम हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं जीएसटी की, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और मेरे साथ डॉक्टर अजय कुमार भारद्वाज जी हैं, प्रोफेसर हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और बात जीएसटी से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश ने हाल ही में जीएसटी को वसूल करने में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो सबसे पहले सिम्मी जी के पास ही चलेंगे और सिम्मी जी से समझेंगे कि जीएसटी की बारीकियाँ क्या है, जीएसटी से क्या समझें, इसी से हम शुरुआत करेंगे। मैम जीएसटी से क्या समझें और हाल ही में एक रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने कायम किया है, बिल्कुल। तो दोनों के बारे में बताइए। जीएसटी को समझने के लिए थोड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से मैं बताना चाहूँगी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें तो खास तौर पर कर प्रणाली को दो भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष कर प्रणाली, अप्रत्यक्ष कर प्रणाली। अगर प्रत्यक्ष कर प्रणाली देखें तो वास्तविक तौर पे जो हम डायरेक्टली सरकार को पे कर रहे हैं वो हमारा प्रत्यक्ष कर हो गया, और अप्रत्यक्ष कर जो किसी के माध्यम से हम सरकार को पे कर रहे हैं जी। तो प्रत्यक्ष कर का तो सामान्य उदाहरण है जी, इनकम टैक्स जो हम पे ही कर रहे हैं, पर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण हम जीएसटी ले सकते हैं। सिंपल उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे मान लीजिए आपने या मैंने कोई भी सप्लायर या शॉपकीपर से जाके कोई भी सामान लिया,
तो हम उस सामान में जो उसको गुड्स एवं सर्विसेज का पेमेंट करते हैं, उसके साथ उस पे हम उसको टैक्स का वैल्यू भी पे कर देते हैं इनडायरेक्ट वे में। जी हम डायरेक्ट सरकार को पे नहीं कर रहे हैं। जी हम जो भी वस्तुएं खरीद रहे हैं, जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेबल हैं, वो हम पेमेंट व्यापारी को या सप्लायर को कर रहे हैं और जी। वो गवर्नमेंट को पे कर रहा है। तो इस माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जीएसटी कर प्रणाली अप्रत्यक्ष तौर पे गवर्नमेंट को हम सप्लायर के माध्यम से पे कर देते हैं। जी तो जीएसटी देखा जाए तो आज हम लगभग 6 वर्ष, मतलब 6 वर्षों से ज़्यादा हो गया है, जी और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार है। जैसा कि आपने भी बताया कि अगर आंकड़ों पर देखें तो पूरे मध्य प्रदेश तो ठीक है, पूरे भारतवर्ष में आज 1.5 लाख करोड़ से मासिक राजस्व प्राप्त होने लगा है, जी जो 17-18 से काफ़ी अधिक है। आज हम मासिक सालाना वृद्धि 10% पर पहुंच चुके हैं, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है विभाग के लिए। जी तो मैं बताऊंगी कि जीएसटी आज की तारीख में और आगे विगत एक दशक बाद जी जो महत्वपूर्ण सुधार या एक रिफॉर्म हमारे सामने दिखेगा, जी। वो आप एक अप्रत्यक्ष कर में देख सकते जी। हैं, और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही मजबूती के साथ हमारे सामने आएगा। तो बहुत ही मजबूती के साथ जो जीएसटी की जो तमाम बारीकियां हैं वो भी हम आपको बताएंगे कि जीएसटी को बेसिकली किस तरीके से, कैसे जीएसटी काम करता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लौटूंगा मैम आपके पास। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। डॉक्टर अजय कुमार जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय जी के पास चलेंगे। सर, सबसे पहले तो नई शिक्षा नीति का उद्देश्य और ज़रूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बच्चों के मन में भी है, क्योंकि स्कूल में भी लागू होगी, उच्च शिक्षा में भी लागू होगी, तो इसको कैसे समझे और क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, नई शिक्षा नीति मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अगर हम देखें तो 29 जुलाई 2020 को लागू की गई थी जी। और जो मुख्य उद्देश्य थे वो थे भारत में शिक्षा के मानक को जी वैश्वीकरण करना, विश्व स्तर पर लाना, साथ ही साथ ज्ञान आधारित क्षेत्रों में अग्रणी बनाना, जी शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। अगर हम बात करें आवश्यकताओं की, तो सबसे पहली आवश्यकता हुई कि 1986 और 1992 जी ये 2 संशोधन हुए थे शिक्षा नीति में, जो पुरानी हमारी शिक्षा नीति थी। जी 30 साल बाद जब शिक्षा नीति विकसित करने की बात हुई तो उसके कुछ प्रमुख कारण थे, जी। क्योंकि 1992 के बाद समाज में अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था में जी। बहुत ही बदलाव हुए और अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ। जैसे जीएसटी की अभी बात हो रही थी, तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ। हमारी जनसंख्या 65 से 70% तक बढ़ गई जी और ऐसी स्थिति में ज़रूरत हुई कि भारत के जो छात्र हैं, जो यहाँ के बच्चे हैं, जी यहाँ के जो युवा हैं, इनको विश्व स्तर पर कम्पीट करना था। जी और इस कंपटीशन में आने के लिए सर्वभौमिकरण जरूरी था, जी उनमें स्किल का विकास, उसमें कौशल का विकास जरूरी जी। था, और वो कौशल जो आज की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। जी और ये कौशल तब पूरी कर पाएगा जब हम विश्व के साथ साथ, विश्व में जो बदलाव हो रहे हैं, जी। उन बदलावों के साथ साथ हम अपने शिक्षा को उन्नत करें। तो हमारी जो प्रौद्योगिकी विकास थी, वो प्रौद्योगिकी विकास हो रहा था, लेकिन हमारे छात्र जो हैं उसके पेस में नहीं बढ़ रहे थे, उसके साथ साथ आगे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। और साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, लेकिन कौशल में वृद्धि नहीं हुई। पाठ्यपुस्तक से जो शिक्षा दी जा रही थी और जो व्यावसायिक जीवन की अपेक्षाएं थीं, इनमें बड़ा अंतर देखा गया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें एक असंतुलन की स्थिति बनी। निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में असंतुलन की स्थिति देखी गई 1992 के बाद। इस असंतुलन को ठीक करने के लिए नई शिक्षा नीति लाना आवश्यक थी। रैंकों के लिए, अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और शैक्षणिक संस्थाओं में जो वृद्धि हुई वो बड़ी अजीब तरह से हुई। वो अगर हम कहें तो मशरूमिंग होने लगी, शैक्षणिक संस्थान बढ़ने लगे, लेकिन शिक्षा का व्यवसायीकरण जब हुआ तो जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे थे। साथ ही साथ सार्वभौमिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो अनौपचारिक शिक्षा की अनुपयोगिता सिद्ध होने लगी थी। और ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार ने एक महती योजना के तहत लोगों के पार्टिसिपेशन, आम लोगों के पार्टिसिपेशन और साथ ही साथ कस्तूरी रंगन साहब के ड्राफ्ट के आधार पे 1919 में
ये प्रस्तुत किया जी। गया और साथ ही साथ 2020 में लागू किया गया और वास्तविक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हुई। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो छात्रों में डिप्रेशन की स्थिति आने लगी। निश्चित रूप से ये एक तो बड़ी समस्या भी है। इस डिप्रेशन, क्योंकि जो शिक्षित बेरोजगार थे उनकी संख्या बढ़ने लगी और शिक्षित बेरोजगार की संख्या जब बढ़ने लगी तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता ये पड़ी कि जो शिक्षा है वो खेल की तरह दी जाए, जो आकलन किया जाए उसमें आनंद की अनुभूति हो, निश्चित और रूप से साथ ही साथ जब हम वैश्विक स्तर की बात करते हैं तो हमारे बच्चे उस कंपटीशन में आ सकें और सबके लिए समान संभावना हो। जो छात्र क्षमतावान हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, निश्चित रूप उनके लिए भी शिक्षा की समान संभावना हो, क्योंकि व्यवसाय के कारण से शिक्षा महंगी हो गई थी। निश्चित रूप से सर, कहीं ना कहीं स्किल बच्चों में बढ़ेगी और बच्चों को रुचिपूर्ण शिक्षा मिलेगी, क्योंकि सबसे बड़ा ज़रूरत यही है कि अगर बच्चों में इंटरेस्ट आ गया तो वो पढ़ाई को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाई से जुड़ेंगे भी, और जब मन से जुड़ता है तो व्यक्ति आगे भी बढ़ता है। लौटूंगा सर आपके पास। तो लगातार दर्शकों हम बात कर रहे हैं कि शिक्षा नीति में क्या बदलाव किए गए हैं और इससे किस तरीके से कैरियर बनाया जा सकता है, आजीविका को बेहतर किया जा सकता है, और क्या क्या इसमें नई शिक्षा नीति में प्रावधान किए गए हैं स्कूल स्तर पर, उच्च शिक्षा स्तर पर। लगातार इस पर चर्चा करेंगे। दर्शकों, एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है, हमारा जो ये कार्यक्रम है ये फ़ोन इन लाइन कार्यक्रम है। आप सीधे हमारे टेलीफोन नंबर्स टेलीविज़न स्क्रीन्स पर दिखाए जा रहे होंगे, मैं भी आपको बता रहा हूँ, नोट कीजिएगा। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040, ये हमारा टोल फ्री नंबर है। इसके अलावा एक लैंडलाइन नंबर भी आप नोट कीजिएगा 0755-266-0049, ये हमारा लैंडलाइन नंबर है। और लैंडलाइन नंबर पर आप कॉल करके सीधे हमारे विशेषज्ञों से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पा सकते हैं। और एक बार फिर आपको बता रहा हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आज हम बात कर रहे हैं, और इसके अलावा जीएसटी को कैसे समझे, इस पर भी हम लगातार संवाद कर रहे हैं। मेरे साथ सिमी जैन मैम लगातार मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं जीएसटी की, उनके पास चलेंगे। मैम, जीएसटी को लेकर एक लोगों के मन में कुछ भ्रांतियां भी हैं। जो स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, जीएसटी नंबर लेना होगा, एक लंबी प्रोसेस है, सीधे सीए के पास चले जाते हैं, पता नहीं होता। तो आप लोग हेल्प डेस्क के रूप में भी काम करते हैं? बिल्कुल, हर ऑफिस में एक हेल्प डेस्क क्रिएट किया गया है और हेल्प डेस्क नंबर भी जारी होता है। और जैसे बता रहे हैं आपकी पंजीयन लेना, तो मुझे लगता है कि जीएसटी में पंजीयन की प्रक्रिया काफ़ी आसान की गई है जी। और आप आज अगर पंजीयन लेना चाहते हैं तो आपको विदिन 7 डेज आपको पंजीयन जारी हो जाएगा। तो मतलब काफ़ी सरलीकरण हुआ है पंजीयन की प्रक्रिया में। और पंजीयन हुआ, या आप जैसे मान लीजिए जैसे पहले बोला जाता था विदिन 30 डेज या ये और वो, तो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया, चूँकि जीएसटी क्या है, टेक्निकल वेस्ट बना हुआ है, सॉफ्टवेयर अपडेटेड, इन चीज़ों पर आधारित रहा है। तो जीएसटी में पंजीयन की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए 7 डेज में और ऑटो पॉपुलेटेड है। ऐसा नहीं है कि आपने पंजीयन आवेदन दिया तो अधिकारी या किसी भी स्तर पर उनको ढिलाई या उनमें देर बरती जाएगी। अगर आपके द्वारा, अगर हम लोगों के द्वारा या एक्ट के अकॉर्डिंग मांगे गए डॉक्यूमेंट उसमें संधारित हैं, लगे हुए हैं, तो आप आसानी से 7 दिन में ऑटोमेटिक आपको पंजीयन जारी हो जाता है। मैम, जैसे ऑटोमेटिक होता है, अगर अधिकारी नहीं देख पाए तो क्या ऑटो जनरेटेड, सिस्टम जनरेटेड है? बिल्कुल बिल्कुल, वैसे तो ऐसा नहीं होगा कि 7 वर्किंग डेज में कोई अधिकारी उस चीज़ को ना देख पाए, पर 7 डेज में अगर नहीं भी होता है तो आपको ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है। एक चीज़ और समझना चाह रहा था कि जैसे आपने कहा हेल्प डेस्क है, तो हर कार्यालय में हेल्प डेस्क बना के रखी, तो कोई भी व्यक्ति वहाँ जाकर जानकारी ले सकता है, उसकी पूरी मदद की जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी मदद की जाएगी। और पंजीयन में जहाँ भी जो भी उसको दिक्कतें आ रही हों, किसी भी, इवन पंजीयन नहीं, आपको रिफंड लेने में, रिटर्न फाइल करने में, जो भी जहाँ भी दिक्कतें, उस समस्याओं का तुरंत निराकरण करके आपका और बिल्कुल समस्या का समाधान किया जा रहा है। तो दर्शकों, समस्या का समाधान भी किया जाता है, और ख़ास तौर पर जीएसटीएन नंबर को लेकर जो मन में, ख़ास तौर पर जो बिजनेसमैन है या व्यावसायिक तौर पर काम करते हैं, उनके मन में ये चीज़ रहती है कि हम नया स्टार्टअप डाल रहे हैं, और जो यंग युवा बच्चे हैं ख़ास तौर पर, उनके मन में ये एक चीज़ रहती है कि अगर हमें जीएसटी नंबर लेना है तो लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, एक लंबी प्रक्रिया होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो आप जीएसटी कार्यालय में पहुंचकर सीधे अपना पंजीयन करा सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस ऑनलाइन है। अगर आपको किसी तरीके का मार्गदर्शन चाहिए तो वहाँ हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। लेकिन जीएसटी नंबर लेने के बाद किस तरीके से आपको समय समय पर विभाग को जानकारी देना है जिससे आपको परेशानी ना आए, उस पर भी हम मैम से पूछ लेते हैं, समझ लेते हैं कि उसकी क्या बारीकियाँ। मैम, छोटी छोटी सी बारीकियाँ हैं। कई बार होता है कि
15 दिन में हमें ये जानकारी देनी थी या 1 महीने में ये जानकारी हमें देनी थी कि कितनी आय हुई, कितनी बिक्री हुई, वो सारी कई बार नहीं दे पाते, फ़ाइन लग जाता है या तो उचित गाइडेंस नहीं मिलता है। क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो लोग किसी और पर निर्भर हो गए, अकाउंटेंट्स पर निर्भर हो गए, उनको जानकारी नहीं रहती। तो इसके लिए क्योंकि आप मास्टर ट्रेनर भी हैं, बच्चों को पढ़ाती भी हैं, अकाउंट्स बताती भी हैं, तो इसकी बेसिक अगर हम बात करें कि कोई व्यक्ति अगर जीएसटी भर रहा है तो उसको अगर समझना है तो कैसे समझ सकता है? देखिए, पंजीयन लेने के बाद एक पंजीयन करदाता मतलब टैक्सेबल पर्सन जो है उसकी लायबिलिटी ये फिक्स हो जाती है कि उसको अगर वो मंथली ऑप्ट करता है। देखिए, जीएसटी में एक पंजीयत व्यक्ति को बहुत से ऑप्शन है। जी, अगर वो चाहे तो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है, वो चाहे तो क्यूआरएमपी क्वार्टरली मतलब वो त्रैमासिक आधार पर भी रिटर्न भर सकता है और मासिक रिटर्न भरता है। अगर आप मासिक रिटर्न पे चाहते हैं तो आपको इस मंथ का अगले माह की 20 तारीख तक रिटर्न फाइल करना होता है। 15 दिन का कोई कंसेप्ट नहीं है कि आपको 15 दिन में कोई जानकारी देना है अथवा नहीं देना है। 3B रिटर्न आप मासिक आधार पर फाइल करिए, रेगुलर फाइल करिए तो कोई आपको अनावश्यक दिक्कतें भी नहीं होंगी। जो त्रैमासिक करदाता है वो हर त्रैमास के अगले माह के 22 तारीख तक आपका रिटर्न फाइल कर देता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे अनावश्यक कोई उलझने हैं। रिटर्न फाइलिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जीएसटी में अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आ जाती हैं। तो सबसे बड़ा है कि अगर आपने पंजीयन लिया है तो आपको रेगुलर हर मंथ में रिटर्न ज़रूर फाइल करना है, ऐसा है। तो रिटर्न ज़रूर फाइल करना है दर्शकों। यहाँ पर अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो जो मासिक अंत होता है मास का, महीने का, उसके बाद 20 तारीख को अगले महीने की वहाँ पर पहुँचकर आपको रिटर्न फाइल करना। और कोई भी परेशानी अगर आपको आ रही है तो सीधे आप जीएसटी दफ्तर पहुँच सकते हैं, वहाँ पर जो अधिकारी बैठे हैं उनसे मदद मांग सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। और यही कारण है कि जीएसटी दफ्तर में हेल्प डेस्क भी बनाई गई। हम जीएसटी पर और भी बात करेंगे, मैम से समझेंगे इसकी बारीकियाँ कि जीएसटी को और कैसे कैसे समझा जा सकता है, क्या इसमें मूलभूत पॉइंट्स हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन बात हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भी कर रहे हैं और डॉक्टर अजय कुमार भारद्वाज जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, बच्चों के मन में एक बड़ी जिज्ञासा का सवाल है, खासतौर पर जो स्कूली बच्चे हैं, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ जाएगी तो सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि बच्चों को पता नहीं है कोर्स में कैसा पैटर्न होगा, क्या होगा। तो क्या, और एग्ज़ाम भी 2 बार होने की, जैसे कॉलेज में सेमेस्टर्स होते हैं ऐसे 2 बार एग्ज़ाम होने की बात भी हो रही है। तो बेसिकली ये पैटर्न क्या है? अब बात ये हो रही है कि छात्रों के मन में जो भी भाव हैं नई शिक्षा नीति को लेकर के, एक भाव ये आता है कि क्या हम ये कर पाएंगे। और कई बार बच्चों के साथ एक और परेशानी होती है कि वो जब स्कूल में अपनी क्षमता अनुरूप अगर शिक्षा नहीं मिल पाती है उनको, तो वैसी परिस्थिति में वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। और ऐसा देखा भी गया कि 1992 के बाद बहुत सारे छात्र जो थे वो स्कूली शिक्षा के बाद पढ़ाई को छोड़ दिए। निश्चित रूप से, जैसा कि हमने पहले भी बात की कि नई शिक्षा नीति में आम आदमी ने इस सिस्टम को ओन किया है जी। ऐसा लगा कि उसका स्वामित्व उसके पास है जी। क्योंकि इसके जो मुख्य सिद्धांत थे वो सिद्धांत ये थे कि आम लोगों की भागीदारी हो, जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो गांव के लोग हैं उनकी अपेक्षाओं को इसमें शामिल किया गया। निश्चित रूप से सर, मैं माफ़ी के साथ आपको रोक रहा हूँ, पूरी चर्चा आपसे सुनेंगे भी, समझेंगे भी। और दर्शकों, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और हमारे साथ डॉक्टर साहब भी जुड़ गए हैं, डॉक्टर दीपेश यादव जी, उनसे भी समझ लेते हैं कि क्या कुछ सावधानियां यहाँ पर रखनी है, क्योंकि सर्दी का मौसम है और कई जगह कोहरे के साथ शीतलहर भी दिख रही है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश में। हाँ जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, सर्दी का सितम भी है लेकिन गुलाबी ठंडक का लोग आनंद भी ले रहे हैं। लंबे समय से इंतजार था कि कब सर्दी का मौसम आएगा, मौसम तो आ गया लेकिन अब सितम भी देखने को मिल रहा है और बच्चों और बुजुर्गों पर खास ध्यान रखने की जरूरत है सर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। देखिए क्या है, ठंड का मौसम वैसे तो हेल्दी सीजन कहा जाता है जी, लेकिन थोड़ी बहुत अगर हम सावधानी रखेंगे तो छोटे मोटे जो इन्फेक्शन होते हैं, कोल्ड होता है या छोटे बच्चों में निमोनिया वगैरह और परेशानियां जो हो सकती हैं उनसे हम बच सकते हैं जी। तो अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको तो कवर करके रखें और कोशिश करें कि किसी भी तरह की ठंड में बाहर निकलने से रोकें जी। अच्छा, बच्चों में भी 2 तरह की कैटेगरी होती है, किसी की तासीर जो है गर्मी की होती है, किसी की ठंडी की होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी सर्दी खांसी जुकाम पकड़ लेते हैं, तो उनको कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और खासतौर से जो ठंड पकड़ती है आपके सर, कान जी या पैरों से जी,
है ना, और बाकी बॉडी पे तो हम कवर करते ही हैं, जी तो इनको भी कवर करना जरूरी है। पैरों में जुराबे या मोजे पहने और कान को भी कवर करके रखें, जिससे कि ठंड आपको पकड़ेगा और बच्चे बीमार ना हो। इस चीज का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। और साथ में ठंडा खाना, खासतौर से जिनको सर्दी की तासीर है, जी ठंडी खट्टी चीजें उनको अवॉइड करें, फ्रिजी चीजें अवॉइड करें, जी कोल्ड फ्रूट्स भी अवॉइड करें, खासतौर से केला, संतरा वगैरह जो जी जी जिनकी ताजगी ठंडी है उनको नुकसान कर सकता है, तो उनको अवॉइड करना है। निश्चित रूप से सर, लेकिन एक चीज़ और है सर, बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों पर भी खतरा रहता है, हाथ जोड़ों में दर्द हो जाता है। बुजुर्ग कई बार रूम हीटर का उपयोग करते हैं या ब्लोअर्स आ गए हैं आजकल मार्केट में, उसका उपयोग करते हैं, तो जिसके कारण रूम को गर्म तो कर लिया जाता है लेकिन रूम की ऑक्सीजन भी खत्म हो जाती है सर। तो एक बड़ी परेशानी ये भी है सर, तो यहाँ इसका देखिए, कैसे तो उपयोग करना है? हाँ, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको अपने आप को कवर तो करके रखना ही है। जैसे अगर जो लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं वो थोड़ा सा डिले करके जाए। जी नहाने में भी बहुत जल्दी सुबह ना नहाए, एकदम ठंडे पानी से ना नहाए या एकदम गर्म पानी से भी ना नहाए। जी टेम्परेचर का वेरिएशन भी आपको हार्ट वगैरह के ऊपर नुकसान पहुंचा सकता है। और ठंड के दिनों में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जी मतलब सिकुड़ जाती सिकुड़ जाती हैं। जी हैं। अच्छा, सिकुड़ने के कारण क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। निश्चित रूप से। ब्लड प्रेशर के कारण जो है हार्ट के ऊपर लोड आ सकता है और भी जो है कार्डियक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। जी तो ऐसे मौसम में अपने हार्ट की समस्याओं से बचने के लिए विशेष रूप से हमें ठंड से बचना ज्यादा जरूरी है। सर, जैसे कि आपने हार्ट अटैक की बात की सर, और सर्दियों का मौसम में इसी पर मैं भी आ रहा था कि ऐसे जो लोग हैं जिनको हार्ट की परेशानी है या बीपी हाई रहता है, कई बार सावधानी नहीं रखते और सर्दियों के सीज़न में पता भी नहीं चलता अटैक आ जाता है, तो इनके लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं? क्या आप मार्गदर्शन देंगे कि ऐसे लोग किस तरीके से सावधानी रखें? गर्म कपड़े भी पहने लेकिन वॉक पे जाना है, और खाने पीने में खास तौर पर किन चीज़ों का ध्यान रखना है? हाँ जी, देखिए, ठंड में बचने के साथ साथ आप घर पे ही अगर वॉकिंग नहीं करना है तो प्राणायाम, योगा इसमें सबसे ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। जी देखिए, डाइट एक हद तक ही आपको कंट्रोल कर सकती है, लेकिन उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये है उस डाइट का एसिमिलेशन, उसका मेटाबॉलिज्म, ये आपको हेल्प देता है। निश्चित रूप से। तो घर पे ही आप अपना सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, योगा ये तो आप कर ही सकते हैं निश्चित और रूप ठंड से। से भी बचे रहेंगे। निश्चित रूप से सर, बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो डॉक्टर दीपेश यादव जी हमारे साथ जुड़े थे, जो साफ तौर पर बता रहे थे कि सर्दी का मौसम है, हेल्थी मौसम माना जाता है, लेकिन अगर सावधानी नहीं रखी तो ये हेल्थी मौसम आपको बीमार कर सकता है, और यही कारण है कि बीमार आप ना हो, हमारी भी यही कोशिश है और विशेषज्ञों का भी यही कहना है कि सर्दी से बचना ज़रूरी है और इस मौसम का लुत्फ़ भी उठाना ज़रूरी है। तो लुत्फ़ भी उठाइए लेकिन सावधानी के साथ। तो शिक्षा नीति पर हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर अजय कुमार जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे जैसे कि शिक्षा नीति में कई सारे बदलाव किए गए और बच्चों को डिप्रेशन से दूर करना है, तो अपनी बात पूरी कीजिए। तो बच्चों को जब डिप्रेशन से दूर करना है तो उनकी क्षमता का निर्धारण और उनका पोषण, ये बात उठी कि बच्चों को एक लचीलापन दिया जाए और शिक्षा के क्षेत्र में साथ ही साथ गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जाए। जी उन पर भाषा थोपी ना जाए, राज्य भाषाओं को थोपना नहीं है, बल्कि उनकी जो इच्छा है, जिस भाषा में वो पढ़ना चाहते हैं उसी भाषा में वो पढ़ सकें। जी अगर आप देखें तो जो 10+2 सिस्टम था, 10+2 सिस्टम, उसको बदल करके 5+3+3+4 सिस्टम किया गया। यानी जो पहला भाग है 5 साल का, उसमें मूलभूत जो पाठ्यक्रम था उसकी बात की गई। मूलभूत का मतलब कि जो बच्चे संस्कार सीखते हैं, साथ ही साथ भारतीय ज्ञान परंपरा का उसमें समावेश किया गया। और जब भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश किया गया तो भारतीय संस्कृति की तरह हमारी जो ज्ञान परंपरा के क्षेत्र से पुराने, ऐसा माना जाता है कि भारत बड़ा उत्कृष्ट हुआ करता था शिक्षा के क्षेत्र में, तो उस शिक्षा को देने का प्रयास मूलभूत शिक्षा में किया जाएगा। उसके बाद 3 साल का प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति होगी, 3 साल की, फिर 3 साल की मध्य शिक्षा होगी और फिर 4 साल की माध्यमिक शिक्षा होगी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो छात्रों के अनुरूप उनके सीखने की प्रक्रिया में लचीलापन और उनके संख्यानात्मक ज्ञान, और साथ साथ में हम देखें कॉग्निटिव लर्निंग, जिसको संज्ञानात्मक ज्ञान कहते हैं, तार्किक क्षमता, उनके सोचने की क्षमता को विकसित करने का प्रयास किया गया। छात्रों को उनकी इच्छानुरूप शिक्षा देने की प्रयास की गई और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर
बल दिया गया। निश्चित रूप से सर, जिस तरीके से बल दिया जा रहा है, कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो बच्चों के सर्वांगीण विकास में कोई बाधा ना आए और बच्चे खेल खेल में शिक्षा ग्रहण कर लें, वो एक कोशिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए की गई है। और यही कारण है कि इसमें जो ये बदलाव हैं ये किए गए हैं। सर से और भी समझेंगे कि कैसे कैरियर में आगे बढ़ने के लिए ये शिक्षा नीति काम करेगी, क्योंकि अगर हम बात करें तो बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत बड़े बदलाव भी किए गए हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर खासा फोकस दिया गया है, इस पर भी सर से हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम बात जीएसटी की भी कर रहे हैं, महत्वपूर्ण विषय है, और जीएसटी को किस तरीके से समझना है, क्या उसकी बारीकियां, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ सिमी जैन मैम मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं जीएसटी मध्य प्रदेश की। मैम, आपसे समझना चाह रहा हूं कि जीएसटी को लेकर एक लोगों के मन में एक सवाल ये भी होता है कि हम पात्र हैं कि नहीं, क्योंकि कई स्टार्टअप सरकार लगातार कह रही है कि बच्चे स्टार्टअप खोलें, और स्टार्टअप जब खोल लेते हैं कई बार ज्ञान नहीं होता। तो एक बड़ा सवाल ये भी कि जीएसटी के कौन लोग पात्र हैं, कौन नहीं है, और कैसे पता चलता है कि हम पात्र हैं? देखिए, पात्रता बोले तो जीएसटी में किस स्तर पर आपको पंजीयन लेना होगा जी। तो जीएसटी में पंजीयन लेने के लिए टर्नओवर की सीमा फिक्स की गई है। अगर आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में अगर आप गुड्स में व्यापार करते हो और आपका टर्नओवर सालाना 40 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है तो आप पे जीएसटी पंजीयन लेने की पात्रता आ जाती है। और ऐसे ही आप अगर सर्विसेज मात्र में कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज बोथ है, तो आपको 20 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आपका सालाना टर्नओवर होता है तो आपको जीएसटी लेने की पात्रता आ जाती है। तो देखा जाए तो जीएसटी लागू करने के समय या जो भी ये प्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार था, इनमें छोटे करदाताओं को काफ़ी छूट दी गई है। छोटे छोटे व्यवसायी या छोटे छोटे करदाता हैं जो आप अपना व्यवसाय आराम से कर सकते हैं, अनावश्यक उनको पंजीयन लेने की आवश्यकता भी नहीं अगर उनका सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम है। निश्चित रूप से। तो महत्वपूर्ण बात मैम ने यहाँ बताई कि जो छोटे व्यवसायी हैं उनको छूट भी दी गई है। अगर 40 लाख से सालाना उनका टर्नओवर कम है तो उनको जीएसटी के वो पात्र नहीं है, उनको परेशान नहीं होना है। और एक कॉलर मेरे साथ जुड़ गए हैं, राकेश जी भोपाल से। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, सवाल पूछिए सर। डॉक्टर साहब से बात करना है। डॉक्टर साहब से ये पूछना है, नई शिक्षा नीति युवाओं के लिए कैरियर मार्गदर्शन में कैसे कारगर होगी? बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। कैरियर मार्गदर्शन में ऐसे सहायक होगी कि इसमें कौशल और प्रशिक्षण पे बल दिया गया है और साथ साथ में जो प्रैक्टिकल ज्ञान है उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। प्रैक्टिकल ज्ञान से तात्पर्य हमारा है कि इसमें कौशल विकास की जब हम बात करते हैं तो अगर हम देखें तो इसमें शिक्षकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है और शिक्षकों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि वो टीचर सेंट्रिक अप्रोच से स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच की ओर जाएं। छात्रों को क्या चाहिए, कौन से कौशल में निपुणता है, किस प्रकार की क्षमता है, उस क्षमता के अनुरूप उनको प्रशिक्षण दिया जाए। जिस चीज में उनका मन लगता है उसी के अनुरूप दिया जाए। आपने देखा होगा कि कला, शिल्प, व्यावसायिक पाठ्यक्रम और शारीरिक शिक्षा के चयन की सुविधा इसमें दी गई है जो उनके कौशल को उत्कृष्ट बनाता है। और साथ ही साथ ये भी आप ध्यान से देखें कि नई शिक्षा नीति में लचीलापन दिया गया है। जब भी बच्चा चाहे तो अपने पाठ्यक्रम को एक श्रेणी में छोड़ सकता है। अगर हम स्नातक शिक्षा की बात करें तो 1 वर्ष की शिक्षा के उपरांत वो सर्टिफिकेट कोर्स लेकर के बाहर निकल सकता है। 2 वर्ष की शिक्षा के उपरांत वो डिप्लोमा करके बाहर निकल सकता है। 3 वर्ष की शिक्षा के उपरांत वो स्नातक कर सकता है और साथ ही साथ 4 वर्ष की अगर पूरी कर लेता है तो वो रिसर्च डिग्री के साथ बाहर निकलता है। सर मतलब संभावनाएं खुल गई हैं युवाओं के लिए। बिल्कुल लचीलापन हो गया है और साथ ही साथ उनके कौशल विकास पर जोर दिया गया है। वो किस प्रकार प्रोडक्टिव कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कौशल विकास की बात की, कौशल युक्त युवा की बात की, तो उनके कौशल विकास पर इसमें बहुत जोर दिया गया है। और अगर हम ध्यान से देखें तो पूरी शिक्षा प्रणाली टीचर सेंट्रिक से स्टूडेंट सेंट्रिक की ओर गई है। असेसमेंट फोकस से लर्निंग फोकस हो गया है। क्लास स्पेसिफिक से कॉम्पिटेंसी फोकस हो गया है। टेक्स्ट बुक से क्यूरिकुलम फोकस हो गया है, क्यूरिकुलम कॉन्सेप्ट की बात करता है और साथ ही साथ ये क्रिएटिविटी को इनरिच करता है, क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। दर्शकों, तो यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो सारे बदलाव किए गए हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। एक कॉलर मेरे साथ जुड़ गई हैं, डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं, पोषण आहार विशेषज्ञ। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश में।
जी नमस्कार। नमस्कार। मैम, सर्दियों का मौसम है, लोग आनंद भी ले रहे हैं, लेकिन मन में एक डर भी है कि कहीं बीमार ना हो जाए, सर्दी ना हो जी जाए, क्योंकि कोविड जी का आगमन भी हो गया है। तो ऐसे जी में जी। पोषण आहार बहुत ज़रूरी हो जाता है मानव जीवन में। तो हाँ सर्दियों जी। के मौसम में क्या खाना सबसे बेहतर है जिससे आदमी मस्त भी रहे और स्वस्थ भी रहे? बिल्कुल सर, जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल मौसम इतना बदल रहा है जी और ठंड का मौसम में हमें प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं। जी तो हमें इस मौसम में प्रोटीन रिच और माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच डाइट ज्यादा लेनी चाहिए, जी जिससे प्रोटीन अच्छा जाए और माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन सी रिच डाइट है, इनका प्रयोग अच्छा रखें जिससे कि हमारी इम्यूनिटी लेवल बना रहे और हमें बीमार ना पड़े। तो इसके लिए हम जैसे अभी अभी हरी भाजियां बहुत आ रही है, विटामिन ए के लिए गाजर अच्छा आ रहा है, जी तो गाजर का किसी न किसी रूप में प्रयोग करें। जी हरी भाजियों में बथुआ है, पालक है, मेथी की भाजी है, तरह तरह की ग्रीन वेजिटेबल्स जो आ रही हैं जी उनका प्रयोग हम किसी न किसी रूप में बच्चों को दें। बच्चे अगर भाजी नहीं खाते हैं हरी भाजियां, तो उनको किसी न उसका सूप बना करके दें जिससे कि बच्चों का इम्यूनिटी लेवल मेंटेन रहे। तो उनको विटामिन ए, विटामिन सी, साथ ही साथ इनको आयरन भी मिलेगा। तो जी अभी जिस तरह से अभी जैसे कि आयरन के लिए हम उनको तिल लड्डू है या मुरमुरे का लड्डू है, अभी इस मौसम में गुड़ के मिला करके हम उन्हें दे सकते हैं। तो इससे उनका आयरन रिच भी अच्छा रहेगा, उन्हें दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे से मिलेंगे। और साथ ही साथ दालों का प्रयोग हर मौसम में करें, जैसे इसमें अंकुरित दालें हैं या फिर हम खड़ी मूंग है जी। या उसका चीला बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। मैम, बच्चों की बात तो हो गई, लेकिन यहाँ पर शुगर पेशेंट्स सबसे ज़्यादा होते जा रहे हैं, एक चिंता की बात भी है। और सर्दी में हार्ट के मरीज़ और शुगर के मरीज़ सबसे ज़्यादा चिंतित भी रहते हैं, परेशान भी रहते हैं। तो ये क्या खाएं और क्या ना खाएं? देखिए डायबिटिक पेशेंट है तो ठीक है, हम उन्हें लड्डू ना दे करके हम उन्हें किसी और रूप में हम उन्हें दे सकते हैं। अंकुरित को हम उसमें अच्छी सलाद वगैरह के साथ डाल करके, नींबू डाल करके उनको दे सकते हैं जी और जिससे कि उनको अच्छे से माइक्रोन्यूट्रिएंट मिल सके। जी और अभी जैसे कि मिलेट्स का प्रयोग ज्यादा होने लगा है, तो गेहूं की आटे में आप दूसरे आटे हैं, जैसे रागी का आटा है, ज्वार का आटा है, बाजरे का आटा है, जी। इसमें भी तरह तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उनका प्रयोग हम इजीली कर सकते हैं उनकी डाइट में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जी जुड़ने के लिए और हमारा ज्ञानवर्धन जी करने के साथ साथ जी दर्शकों को भी ये जानकारी देने के लिए कि किस तरीके से सर्दी में क्या कुछ खाना पीना है और किस तरीके से पोषण आहार के ज़रिए आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और सर्दी का आनंद भी ले सकते हैं। तो दर्शकों, आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बात कर रहे हैं, कैसे उससे कैरियर आगे बढ़ेगा, युवाओं को जॉब्स मिलेंगी, इस पर भी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण विषय जीएसटी, क्योंकि जीएसटी को लेकर अभी भी लोगों के मन में कई सवाल हैं और उन सवालों का समाधान जो है हम इस कार्यक्रम के ज़रिए देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ दो मेहमान लगातार बने हुए हैं और ये जो हमारा कार्यक्रम है, टेलीफोन कार्यक्रम है, टेलीफोन के ज़रिए आप यहाँ पर सीधे संपर्क कर सकते हैं, हमारे विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं और टेलीफोन नंबर्स भी आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और आशीष खरे जी, एक कॉलर जुड़ गए हैं मेरे साथ भोपाल से ही। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश में। मेरा जीएसटी मैडम से प्रश्न है जी जी कि ये जीएसटी का महत्वपूर्ण विषय है, तो इसे 10th क्लास से अनिवार्य पाठ्यक्रम में क्यों नहीं शामिल किया था, ताकि ये नए स्टार्टअप वाले बच्चे इनको शुरू से ही समझ सकें। जी। तो मैम, आपसे सवाल है और शिक्षा को लेकर सवाल है, डॉक्टर साहब से समझेंगे आप। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि बच्चों को भी जीएसटी की जानकारी होना चाहिए। तो इसके लिए, क्योंकि आप तो मास्टर ट्रेनर भी हैं, सिविल सर्विसेज में जो बच्चे आ रहे हैं उनको पढ़ाने भी आप जाती हैं, तो किस तरीके से समझाती हैं, वही हम चर्चा भी कर रहे हैं। सवाल बड़ा अच्छा आया है कि जीएसटी को वही समझने की बात है। देखिए, जीएसटी को बच्चों को समझाने की आवश्यकता तब है जब वो उस स्तर से या उस एज से किसी प्रकार का व्यापार स्टार्ट कर रहे हों। जी एक बच्चा 10+2, जैसे सर ने भी बताया, शिक्षा नीति में 10+2 और आफ्टर ग्रेजुएशन और आफ्टर पीजी जी किसी तरह का व्यवसाय या स्टार्टअप स्टार्ट करता है। तो 10th से बच्चों को जीएसटी के समझाने की आवश्यकता डिपेंड भी करती है शासन की नीतियों पर, जैसे शिक्षा नीति में अगर लागू की जाए तो। अदरवाइज ये मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा करियर एजुकेशन में ना जाकर डायरेक्ट 12th के बाद अगर कोई व्यापार स्टार्ट करना चाहता है या स्टार्टअप डालना चाहता है, तो आफ्टर 12th के बाद उसको जीएसटी के बारे में ज्ञान दिया जा सकता है। एज ए एजुकेशनल, एज ए कोर्स में शामिल करना एक चैप्टर या थोड़ा पॉइंट्स हो सकते हैं। यहाँ हम ये भी कहना चाहेंगे कि ऑलरेडी इसे स्किल बेस्ड कोर्सेज जो एसईसी कहते हैं, एसईसी स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज, तो उसमें इसको शामिल किया गया है कॉमर्स में भी। जी।
और मैं जिस संस्थान से आता हूँ वहाँ पर भी इनडायरेक्ट टैक्सेस की और डायरेक्ट टैक्सेस के कोर्सेज शामिल किए गए हैं। जी यहाँ जो मुख्य बात है, जैसा मैडम ने बताया अभी, बहुत अच्छी बात बोली कि जीएसटी को समझने के लिए हमें आम रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की बारीकियों को समझना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं शिक्षा की दृष्टि से, तो जीएसटी के लिए जो इसमें समाहित किया गया है, अभी एक और पहले भी प्रश्न था कि किस तरह से स्किल को इन्हांस करेगा। तो बात की गई, जब नई शिक्षा की नीति की बात की गई तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग पे जोर दिया गया, क्रिएटिविटी पे जोर दिया गया, कम्युनिकेशन स्किल पे जोर दिया गया, क्योंकि कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं। निश्चित रूप से इवन जीएसटी के जो अधिकारीगण हैं, जीएसटी के जो लोग हैं, उनसे आप किस प्रकार कम्युनिकेट करते हैं, और साथ ही साथ आपकी एनालिसिस की क्षमता कितनी है, सिंथेसिस की क्षमता कितनी है, निश्चित रूप से। इवेल्युएशन की क्षमता कितनी है, क्योंकि इन चीज़ों को पहले शामिल नहीं किया गया था, इन पर इतना जोर नहीं दिया गया था, और प्रशिक्षण के माध्यम से इसको लाया गया है नई शिक्षा नीति में। और जो इसका सबसे बेस्ट पार्ट है, इसकी खुशबू है। निश्चित रूप से, और यही खुशबू बच्चों को महसूस हो, यही कोशिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए की गई है। एक और कॉलर जुड़ गए जबलपुर से, अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश में। सवाल पूछिए अशोक जी, आपको आवाज मिल पा रही है? मैडम से ये जानना चाहता हूँ जी कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो कुछ जीएसटी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं रहता है लोगों को। बिल्कुल। जी जी, सवाल पूछिए, पूरा सवाल पूछिए। तो इसके लिए वहाँ जीएसटी के लोग क्या करते हैं, उनको कैसे बताते हैं कि जीएसटी कितने रुपए में कितना जीएसटी लगता है, कौन सा सामान खरीदना चाहिए, या बार बार सामान खरीदना चाहिए, जिससे कि गरीब लोग वहाँ से बच सके और उनको पूरा ज्ञान प्राप्त हो सके कि कितने रुपए में कितना जीएसटी का सामान, जीएसटी लगता है, कितना सामान खरीदना। चलिए अशोक जी, आपका सवाल आ गया। मैम, बात वही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आजकल लोग व्यवसाय कर रहे हैं, कई बार टर्नओवर ज़्यादा होता है, डिपेंडेंसी किसी और व्यक्ति पर होती है और पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या जीएसटी को लेकर कोई विभाग जागरूकता कार्यक्रम चलाता है कि जिससे जो लोग हैं नहीं भर रहे हैं तो वो जागरूक हों और भरने लगे? बिल्कुल बिल्कुल, जागरूकता कार्यक्रम भी चलाता है और पंजीयन के लिए जारी करने के लिए अभियान भी विभाग के द्वारा समय समय पे चलाए जाते हैं। और हम लोगों के द्वारा टारगेटेड क्षेत्र को टारगेट करते हुए कि इस क्षेत्र में स्कोप है, यहाँ व्यापकता है, यहाँ पंजीयन दिया जाना उचित रहेगा। जी जहाँ तक बात ग्रामीण क्षेत्रों की है तो वहाँ टर्नओवर, जैसे आपने बोला, जी मैंने भी बताया आपको जी। कि टर्नओवर की सीमा 40 लाख रुपए से ज़्यादा होने पर उनको पंजीयन लेने की आवश्यकता होती है। जैसे उन्होंने ये भी एक क्वेश्चन किया कि जीएसटी में हमें जैसे किन वस्तुओं को खरीदना चाहिए अथवा जी। नहीं खरीदना चाहिए, जी तो मैं ये बताऊंगी कि जीएसटी एक साइकोलॉजिकल फ्रेंडली टैक्स है हमारे लिए। जी जिसे भी एक साधारण भाषा में उसे गुड एंड टेक केयर टैक्स भी आम व्यक्ति के लिए बोलूंगी, जी जी जो हमारे ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं डालता है। आज हम जीवन में या डेली रूटीन में बहुत सी वस्तुओं का यूज करते हुए आ रहे हैं जी। और इनडायरेक्ट वे में हम उस पर ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं। निश्चित रूप से हम खरीदते हैं तब हम ये नहीं देखते कि हमने उसमें टैक्स पे कितना किया है। जी हमने कपड़े खरीदे, हमको 2000 रुपए के कपड़े लेना थे, हमने वो खरीदे, जी जबकि हमने उस पर 200 रुपए टैक्स भी पे किया है, पर वो अनावश्यक बर्डन हमारे ऊपर नहीं होता है। तो जीएसटी का फायदा ये हो सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में, या जैसे उन्होंने बोला नीडी व्यक्ति या जो गरीब व्यक्ति है वो खर्चों पे रोक लगा सकते हैं। जी और वैसे देखा जाए तो जीएसटी में जो अति आवश्यक वस्तुएं हैं उन पे तो जीएसटी की दरें शून्य ही रखी गई हैं, कोई दर नहीं है उन पे। आप चाहे आवश्यक वस्तुएं सब्जी हो, दूध हो, इनमें किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है, तो वो आराम से ले सकते हैं। और पंजीयन जहाँ 40 लाख से ज़्यादा हो तो बाकायदा वहाँ पे सर्विस हेल्प डेस्क जैसे आपने बताया जी। और ये पोर्टल पे भी मौजूद हैं, तो वो आराम से पंजीयन भी ले सकते हैं, ऐसा है। तो उम्मीद है दर्शकों आपको ये बात समझ में आई होगी कि यहाँ पर जीएसटी में काफ़ी सरलीकरण किया गया है, विभाग आपकी पूरी मदद करेगा। और सुबह का समय है और भगवान की आराधना नहीं करें तो भी नहीं चलेगा, तो सीधे उज्जैन आपको लिए चलते हैं मंगलनाथ जी के दर्शन के लिए और कुछ आनंद लेते हैं, दर्शन करते हैं मंगलनाथ जी। पौराणिक मान्यता है कि उज्जैन मंगल ग्रह की जन्मभूमि है। ऐसा भी माना जाता है कि मंगलनाथ के ठीक शीर्ष के ऊपर ही आकाश में मंगल ग्रह स्थित है। कर्क रेखा पर स्थित इस मंदिर को देश का नाभि स्थल भी कहा जाता है। ये महादेव
84 महादेव में 43वें महादेव हैं। मंगलेश्वर का भव्य मंदिर क्षिप्रा तट पर स्थित है। अंकपात के निकट क्षिप्रा तट के एक टीले पर मंगलनाथ का मंदिर है। मंगल को भगवान शिव और पृथ्वी का पुत्र कहा गया है। इसी कारण इस मंदिर में मंगल की उपासना शिव रूप में भी की जाती है। तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। तस्मै स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण के अनुसार मंगल ग्रह की उत्पत्ति यहीं से हुई है। संभवतः प्राचीन काल में मंगल ग्रह यहाँ से निकट से देखा जाता था। ज्योतिष अध्ययन के लिए भी ये स्थान उपयुक्त माना गया है। मान्यता ये भी है कि मंगल ग्रह की शांति के लिए इस संसार में मंगलनाथ मंदिर से बढ़कर कोई दूसरा स्थान नहीं है। देश में मंगल देवता के कई मंदिर हैं, लेकिन उज्जैन में इनका जन्म स्थान होने के कारण यहाँ की पूजा को खास महत्व दिया जाता है। मंगलनाथ मंदिर की जन्म कथा का उल्लेख स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में मिलता है। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य ने भगवान शिव से वरदान पाया था कि उसके रक्त की बूंदों से नित नए दैत्य जन्म लेते रहेंगे। दैत्यों के अत्याचार से त्रस्त जनता ने मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की आराधना की। दैत्यों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए शिव और दैत्य अंधकासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में धरती पर गिरी शिव जी के पसीने की बूंदों से धरती दो भागों में बट गई। इससे मंगल ग्रह की उत्पत्ति होने का उल्लेख मिलता है। शिव के आक्रमण से जख्मी दैत्य का रक्त इस नए ग्रह में समा जाने से भूमि लाल रंग की हो गई। दैत्य का विनाश करने के बाद शिव ने इस नए ग्रह को ब्रह्मांड में फेंक दिया। संसार भर से यहाँ लोग आते हैं। जिनके भूमि की कष्ट हो तो आते हैं, जिनको पुत्र नहीं होता तो यहाँ दर्शन करने आते हैं, जिनके विवाह में कष्ट होता है तो लोग यहाँ आते हैं और उनकी सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। और ये जो स्थान है, ये स्थान जो है रमणीय स्थान है, मंगल स्थान है। आज से बहुत पहले भी मंगल स्थान था। सिंधिया स्टेट के समय भी ये मंगल स्थान था और आज वर्तमान समय में लोकतंत्र है, इस समय भी इसका जो नव निर्माण किया गया है तब भी मंगल स्थान है। पूरे दुनिया भर के लोग आते हैं, संसार भर से आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। वैदिक कथाओं के अनुसार मंगल ग्रह शक्ति, वीरता और साहस का परिचायक है। मंगल धर्म का रक्षक भी माना जाता है। मंगल देवता की पूजा से मंगल ग्रह से शांति, कर्ज से मुक्ति और धन लाभ होता है। मंगल के रत्न रूप में मूंगा धारण किया जाता है। मंगल दक्षिण दिशा के संरक्षक माने जाते हैं। तो मंगलनाथ के दर्शन हमने आपको कराए और कई रोगों का नाश यहाँ पर मंगलनाथ जी के दर्शन से होता है। और अब कार्यक्रम में हम लौटेंगे और बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उससे आजीविका की, और इसके अलावा जीएसटी पर भी हम बात कर रहे हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रोफेसर साहब हैं डॉक्टर अजय कुमार भारद्वाज जी, शिक्षा विशेषज्ञ भी हैं, और इसके अलावा मेरे साथ जीएसटी की डिप्टी कमिश्नर सिमी जैन मैम भी हैं। तो दोनों से चर्चा को विस्तार देंगे, दोनों से फिर समझेंगे, विषय पर बात करेंगे। और एक कॉलर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सुनील जी भोपाल से। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैडम नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैडम, आखिर सरकार को जीएसटी टैक्स लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो मैम एक बड़ा सवाल जो है यहाँ पर दर्शक ने पूछा है कि जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी सरकार को के लगाने की। जीएसटी की जरूरत, जीएसटी ऑलरेडी ही लागू था जी। जीएसटी एक वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा सामने आई है जी। जीएसटी के पुराने रूप को हम वैट के रूप में देख सकते हैं, जो ऑलरेडी राज्यों में लागू था, राज्य कर प्रणाली के तौर पर, वैल्यू एडेड टैक्स। तो जीएसटी कोई नई कर व्यवस्था नहीं है। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट की पॉलिसी को आगे लाने के लिए।
अप्रत्यक्ष कर में सुधार करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर एक मार्केट को इस्टेब्लिश करने के लिए जीएसटी लाया गया है। जी। तो और जीएसटी लागू करने के बाद अगर आप देखेंगे तो पहले जो गुड्स की वैल्यूज थी वो उसके प्राइस और रेट में कमी आई है। जी। कहीं ना कहीं जो जीएसटी या पहले जो वैल्यू एडेड टैक्स वगैरह थे, हर स्तर पर टैक्सेशन होता था, ड्यूएल भी हो जाता, कैस्केडिंग इफेक्ट आता था, जिससे वैल्यू गुड्स की बढ़ जाती थी। पर ओवरऑल अगर हम देखें, जो बहुत से अप्रत्यक्ष कर उसमें समा गए हैं, एंट्री टैक्स या बहुत से कर हैं जो वो उसमें सब्स्यूम्ड हो गए हैं। तो देखा जाए तो जीएसटी लागू होने के बाद ओवरऑल एक गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू कम हुई है। तो जीएसटी लागू करना अपने आप में एक बहुत अच्छा और एक अच्छा कदम रहा है सरकार का, और जिससे अप्रत्यक्ष कर में न केवल सुधार हुआ है, और आप जैसे कलेक्शन की बात हम शुरू में कर रहे थे कि आप देखिए ना, मासिक तौर पर 10% से ज़्यादा हमारा ग्रोथ हो रहा है। अभी भी हम 1.5 लाख करोड़ रुपए मासिक आधार पर संग्रहण कर पा रहे हैं जीएसटी से। तो मुझे तो लगता है कि जीएसटी एक व्यापक सुधार संरचना हमारे सामने आई है, और अगले 5 वर्षों में, 1 दशक के बाद काफ़ी उच्च स्तर पर हमारी आर्थिक अव्यवस्था में ये संरचना में काफ़ी अच्छा सुधार रहेगा। निश्चित रूप से कि देश को मजबूत करने में जीएसटी की भी अपनी एक भूमिका है, और तमाम जो टैक्सेस थे उनको सरलीकृत कर इस जीएसटी में समाहित किया गया है, और इस प्रोसेस को पूरा एक तरीके से सरलीकरण करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो डॉक्टर साहब के पास चलेंगे, प्रोफेसर साहब भी हैं और सर भी मास्टर ट्रेनर, सर से समझ ही लेते हैं। सर, हमने बात कर ली कि शिक्षा जो है अब खेल खेल में होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है आजीविका की, कि जो बच्चे हैं जो जिसके लिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कि उनको जॉब्स कैसे मिलेंगी। तो यहाँ पर जो कौशल विकास की हमने बात की कि ट्रेनिंग के दौरान ही बच्चों को तमाम चीज़ें सिखा दी जाएंगी, लेकिन शिक्षा नीति में ऐसे भी प्रावधान है कि बच्चे जब ये ट्रेनिंग करके निकलेंगे तो उनके सामने एक स्वर्णिम भविष्य हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक नियुक्ति के लिए पात्रता कौशल और ज्ञान पर आधारित है। जी। अब तक जो शिक्षा नीति थी, हमारी जो पुरानी शिक्षा नीति थी, अगर हम बात करें कि उसमें नई शिक्षा नीति बनाने की जरूरत क्या पड़ी, तो बात ये थी कि जो मूल्यांकन का माध्यम था, ये मूल्यांकन का माध्यम था कि अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा, रैंक के लिए प्रतिस्पर्धा थी, इसको समाप्त करते हुए अब ज्ञान के विश्लेषण की बात की गई। शिक्षकों को इस प्रकार से ट्रेंड किया गया कि उनका ज्ञान किस प्रकार विकसित हो रहा है। सर, माफी के साथ रोक रहा हूं आपको, एक कॉलर जुड़ गए, गौरव जी हमारे साथ सीहोर से। बहुत बहुत स्वागत है गौरव जी आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश। गौरव जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी हाँ, मिल रही है। जी, सवाल पूछिए सर। जी मैम, नमस्कार। नमस्कार। सीहोर से बोल रहा हूँ, गौरव मालवी। हाँ, बोलिए। मैम, मेरा सवाल ये था कि पंजीयन लेने के लिए हम क्या करना चाहिए? मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ। ओके। कैसे ले सकते हैं पंजीयन? ठीक है जी मैम, पंजीयन को लेकर सवाल है, अपने बात भी की कि पंजीयन कैसे ले सकते हैं, छोटे व्यापारी हैं और अब बड़ा व्यापार वो कर रहे हैं, तो कैसे पंजीयन के लिए अप्लाई? जैसे मैंने शुरू में भी थोड़ा बताया कि जीएसटी में पंजीयन की प्रक्रिया का काफ़ी सरलीकरण किया गया है। अगर आपका सालाना टर्नओवर, गौरव जी, 40 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा जाता है, तो आपको एमपी ऑनलाइन या कियोस्क के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन आजकल है, पूरा ऑनलाइन प्रक्रिया है पंजीयन, और आपको ऑनलाइन जाके वहाँ आवेदन देना होगा। पैन बेसिस होता है ये आपका, जो हमारा पैन होता है परमानेंट का, उसके बेसिस पे आपको करना होता है। आधार ऑथेंटिफिकेशन होता है, और आपका जो व्यवसाय स्थल होता है, व्यवसाय स्थल का अगर आपका मान लीजिए रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट या एक आध डॉक्यूमेंट उसका रिलेटेड होता है, और उन आधार पर आप पार्ट ए और पार्ट बी भरकर आपका पंजीयन के लिए आवेदन कर देते हैं, और उसी सेम डे आपका वो पोर्टल पे, मतलब जीएसटीएन पोर्टल ऑफिसर की लॉगिन आईडी पर रिफ्लेक्ट होने लगता है, और उस आधार पर वो देखते हैं कि अगर सब दस्तावेज लगे हुए हैं तो विद इन 7 डेज आपका पंजीयन, और पहले भी 7 डेज के पहले, 7 डेज में तो ऑटो पॉपुलेट होता है, उसके पहले भी आपको आसानी से पंजीयन जारी हो जाता है। तो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत कम दस्तावेजों में व्यवसाय स्थल का मतलब, और आपको पंजीयन जारी हो जाएगा। कार्यक्रम की अंतिम बेला में है मैम, तो जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहेंगी दर्शकों को? जाते जाते मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि जीएसटी एक बहुत ही अच्छी कर, अप्रत्यक्ष कर प्रणाली व्यवस्था में बहुत ही अच्छा सुधार हमारे सामने मौजूद है। व्यवसायियों को जीएसटी को समझते हुए
उसको अपनाते हुए और उसकी प्रक्रिया के सरलीकरण को अपनाते हुए अपने व्यवसाय को संचालित करना चाहिए। और जहाँ भी अनावश्यक हो वो बढ़िया मतलब ऑफिस के माध्यम से या अधिकारी वर्ग या कहीं से भी ज्ञान प्राप्त करके जीएसटी की प्रक्रिया से अपने व्यापार को और सरल बना सकते हैं। तो व्यापार को आप सरल बना सकते हैं। जीएसटी जटिल नहीं है, आसान है, लेकिन थोड़ा समझने की ज़रूरत है। हेल्प डेस्क है, वहाँ से आपको मदद मिलेगी। और शिक्षा नीति पर भी बात हम कर रहे हैं। डॉक्टर अजय भारद्वाज जी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अजय जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, आप महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारों की दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक तो प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, और जैसा मैडम अभी बता रही थी, और बात ये हुई कि जीएसटी की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप देखेंगे कि नई शिक्षा नीति के तहत जी जो कोष की व्यवस्था की गई है, जो जीडीपी का 1.7% जी नई शिक्षा पर खर्च हो रहा था, अब उसकी बात हो रही है कि आने वाले सालों में इसको हम 6% तक ले जाएं। 6%। तो जब ज़्यादा राशि हम देंगे, ज़्यादा क्षमता देंगे, ज़्यादा कौशल देंगे, ज़्यादा विकास करेंगे, तो निश्चित रूप से छात्र सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, शहरी क्षेत्रों की बात करें, वैश्विक स्तर की बात करें, तो वहाँ जाएंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी और साथ साथ में इक्विटी की बात की गई है, पारदर्शिता और समान संभावना की बात की गई है। अब एक गांव का छात्र भी अगर क्षमतावान है तो उसके लिए इसमें व्यवस्था है। एक और चीज जो महत्वपूर्ण है जी सर, समय की अंतिम बेला में सर, तो संक्षेप में बताइएगा, इसके बाद कार्यक्रम मैं केवल ये संदेश देना चाहूँगा, एक निमोनिक है राडार, कि आपको रिप्लेसमेंट के लिए तैयार रहना है जी, साथ ही साथ ऑगमेंटेशन, अब अभिवृद्धि के लिए हमें तैयार रहना है, डिसेंट्रलाइज करने के लिए तैयार करना है, और साथ साथ में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ानी है हमें, और रिफॉर्म लाना है। और इस रिफॉर्म को लाने के लिए आवश्यक है कि नई शिक्षा नीति के प्रति एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े। निश्चित रूप से तो नई शिक्षा नीति को अपनाना है। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, अगली बार फिर और किसी और हस्तियों के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए दूरदर्शन मध्य प्रदेश। नमस्कार।